हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नोडल एनालिसिस। ये एक सर्किट सोल्व करने का सबसे ही सिंपल तरीका है ना। और ये प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों ही प्रकार के सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। मैश एनालिसिस सिर्फ प्लेनर नेटवर्क के लिए होती है। अभी एक बार देख लेते हैं प्लेनर और नॉन प्लेनर होता क्या है। जैसे कोई ब्रांच ऐसे जा रही थी, ये ब्रांच थी है ना, ये वायर था अपना, दूसरा वायर इसके ऊपर से जाना है, तो उसके ऊपर से जाना है तो अपने उसको ऐसे करके यूँ शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वायर इसके ऊपर से जा रहा है, अर्थात इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के ऊपर से है, तो इसको बोल देंगे नॉन प्लेनर। तो इस टाइप के नेटवर्क के लिए मैश एनालिसिस यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नोडल एनालिसिस दोनों ही टाइप के सर्किट, प्लेनर हो या नॉन प्लेनर, दोनों ही जगह काम आती है। नोडल एनालिसिस केसीएल पर वर्क करता है ना। केसीएल क्या होता है? आने वाली करंट का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली करंट कितनी है, यहाँ देखो I1, और जाने वाली I2 एंड I3। तो I1 बराबर हो गया I2 प्लस I3। सिंपल सा है। तो नोडल एनालिसिस में सबसे पहले नोड को समझते हैं कि नोड क्या होता है। तो नोड वो संधि बिंदु है जहाँ दो या दो से अधिक एलिमेंट आके मिलते हों, या दो से अधिक ब्रांचें आके मिलती हों, है ना, उनको बोलते हैं नोड। जहाँ दो ब्रांच आके मिलती हैं उनको कहते हैं सिंपल नोड। जहाँ दो से अधिक ब्रांचें आके मिलती हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। नोडल एनालिसिस में प्रिंसिपल नोड काम आने वाला है। तो अब पहले देखते हैं प्रोसीजर क्या है नोडल एनालिसिस से सर्किट को सोल्व करने का। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले प्रिंसिपल नोड को आइडेंटिफाई करें कि इसमें कितने प्रिंसिपल नोड हैं, अर्थात कितने ऐसे नोड हैं जहां दो से अधिक ब्रांचें आके मिल रही हैं। ओके। सेकंड पॉइंट है, एक नोड को रेफरेंस नोड माने, उसको ग्राउंड कर दें और उसके वोल्टेज को जीरो कर दें। ठीक है। बाकी जितने भी प्रिंसिपल नोड बचे हैं उन पर वोल्टेज आप मान लें अपनी मर्जी से, चाहे V1 मान लें, V2 या VX VY जो भी आपकी इच्छा हो वो मान लें। थर्ड पॉइंट है, रेफरेंस नोड को छोड़ के बाकी जितने भी आपने प्रिंसिपल नोड माने हैं उन प्रिंसिपल नोड पर केसीएल इक्वेशन लिखें एंड देन उन केसीएल इक्वेशंस को सोल्व कर दें। अब हम नोडल एनालिसिस से एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी डिफिकल्ट सा दिखने वाला क्वेश्चन है और इसको बहुत ही इजीली अपन सोल्व कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले अपने को प्रिंसिपल नोड आइडेंटिफाई करने हैं। ये वाला नोड देखो, यहाँ पर सिर्फ दो ब्रांचें आके मिली हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल नोड। ये वाला नोड देखिए, यहाँ पर भी दो ब्रांचें मिली हैं, इसलिए ये भी सिंपल नोड, ये भी सिंपल नोड है, ये भी सिंपल नोड है। लेकिन इस नोड को देखो, यहाँ तीन ब्रांचें मिली हैं, 1 2 और 3, तो दो से अधिक ब्रांचें मिलेंगी तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। तो एक तो ये प्रिंसिपल नोड हो गया जिसका वोल्टेज मैंने V1 मान लिया है, आप कुछ भी माने VX VY जो भी, तो मैंने V1 माना है। दूसरा ये प्रिंसिपल नोड है, देखो यहाँ भी तीन ब्रांचें आके मिली हैं, इसलिए एक नोड को मेरे को रेफरेंस नोड मानना होता है, इसको मैंने रेफरेंस नोड मान लिया और इसको ये ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड का सिंबल है, तो इसका वोल्टेज हो गया 0 वोल्ट। मेरा सजेशन आपको यही है कि जो बॉटम वाला प्रिंसिपल नोड हो उसको आप रेफरेंस नोड माने। इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया है प्रोसीजर का कि आपने प्रिंसिपल नोड आइडेंटिफाई कर लिए। सेकंड पॉइंट में ये था कि एक को तो अपन रेफरेंस नोड माने और बाकी जितने भी रेफरेंस प्रिंसिपल नोड बचे हैं उन पर वोल्टेज लिख दें, वो अपन ने काम कर लिया। अब अपने को केसीएल इक्वेशन लिखनी है। तो उसके लिए मेरा फर्स्ट सजेशन है कि जिस नोड पर आप केसीएल इक्वेशन लिखो उससे जितनी भी ब्रांचें जुड़ी हों उन सब ब्रांचों में एक करंट आप मान लें और वो करंट नोड से बाहर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो ये ब्रांच है, तो इसमें करंट ये बाहर की तरफ गई, मान लिया। इसके अंदर ये करंट है जो ये भी बाहर की तरफ गई, ये भी मान लिया। ये थर्ड ब्रांच है, तो ये तीसरी करंट इस थर्ड ब्रांच में चली गई। अब इनका नाम दे देते हैं और सभी ब्रांचों में अपने को करंट को आउट गोइंग लेना है। बस ये आंख बंद करके, कोई अपन ये नहीं कहेंगे सर इसमें तो करंट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। आपको पहले एक बार सबको आउट गोइंग ले लो। ओके। अब नाम दे दो इनका, जैसे इसका नाम दे दिया I1, इसका नाम दे दिया हमने I2 और इसका नाम दे दिया हमने I3। ठीक है। तो अपन ने करंट बता दी। अब इस नोड पर केसीएल अप्लाई करो। केसीएल क्या कहता है? आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस नोड से जाने वाली धारा कौन कौन सी हैं? केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है। जाने वाली धारा है I1 प्लस I2 प्लस I3।
बराबर आने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ कौन सी धारा आ रही है? कोई धारा नहीं आ रही है, इसलिए इक्वल्स टू 0। ओके, अब I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालते हैं। I1 इस पूरी ब्रांच में यहाँ से और यहाँ तक कितनी करंट आएगी? I1। इस पूरी ब्रांच में करंट रहेगी I2 और इस पूरी ब्रांच में करंट रहने वाली है I3। ओके, सीरीज में करंट सेम ही होती है। तो इस रजिस्टेंस के ऊपर कितना वोल्टेज डिफरेंस है तथा इसका रजिस्टेंस कितना है, तो करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो I इक्वल्स टू होता है वोल्टेज डिफरेंस ऑन रजिस्टर डिवाइड बाई उस रजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, देखो ये 0 वोल्ट है, जब तक बीच में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा 0 ही रहेगा। तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0। ओके, यहाँ तक भी 0, लेकिन ये आ गया 4 वोल्ट का सोर्स। अब ये सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएगा या कम करेगा, ये इसका लास्ट साइन देखना होता है। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले माइनस का साइन आया, अपने को नहीं लेना है, बाद में आया प्लस का, तो बाद वाला साइन लेना होता है। तो 0 + 4 करेंगे तो आंसर आएगा 4 वोल्ट। तो इस पॉइंट पर वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ वोल्टेज कितना है? V1। तो देखो बीच में कोई एलिमेंट नहीं आया तो यहाँ पर भी वोल्टेज रहेगा V1, यहाँ तक भी रहेगा V1। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज है V1, यहाँ है 4 वोल्ट। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? करंट ऊपर से नीचे की तरफ, तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ आ रही है। अपने हायर वोल्टेज किसको माना है? V1 को। V1 को अपने सबसे बड़ा वोल्टेज माना है। तो V1 - 4 डिवाइड बाई 1, तो V/R हो गया। तो I1 की वैल्यू हो गई V1 - 4 डिवाइड बाई रजिस्टेंस की वैल्यू है 1 प्लस I2 की देखो ये 0 वोल्ट है तो यहाँ तक भी क्या रहेगा? 0। अब ये वोल्टेज सोर्स आ गया, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा या कम करेगा वो इसका लास्ट साइन बताएगा। यहाँ से यहाँ जाओ तो लास्ट साइन आया प्लस का, तो 0 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर है 2 वोल्ट, यहाँ है V1, तो V1 - 2, तो ये तो हो गया वोल्टेज डिफरेंस V1 - 2 ऑन दिस रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, तो डिवाइड कर देंगे 1। ओके, प्लस I3 की वैल्यू देखो, I3 अब इसके अंदर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसमें है करंट सोर्स, अर्थात इस ब्रांच की करंट हमें पहले ही पता है। इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होने वाली है? 4 एम्पियर। देखो 4 एम्पियर का सोर्स है ना, तो इस ब्रांच में करंट रहेगी 4 एम्पियर। अब देखो हमने माना है करंट को आउटगोइंग, लेकिन एक्चुअल में करंट इस नोड में अंदर की तरफ आ रही है, अर्थात जो मानना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रही है। इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो प्लस करेंगे -4 एम्पियर का। यदि डायरेक्शन सेम रहती तो +4 लेते, डायरेक्शन जो मानना है उसके अपोजिट है तो माइनस साइन लेंगे, इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0। बस अब कुछ नहीं, इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। तो V1 - 4 डिवाइड बाई 1, तो V1 - 4 ही आ जाएगा, प्लस V1 - 2 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस है तो क्या बन जाता है? प्लस माइनस से माइनस, तो यहाँ आ जाएगा अपना -4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब सोल्व करें। V1 एंड V1 तो कितना हो गया? 2V1 -4 - 2 कितना हो जाएगा? -6 एंड -4 करेंगे तो -10, 4 तो 6 और 4 10, 2V1 - 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो V1 की वैल्यू देखें यहाँ से कितनी आएगी? 2V1 इज इक्वल्स टू 10, देन V1 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आ गई अपने 5 वोल्ट। तो यहाँ V1 की वैल्यू आई है 5 वोल्ट। तो देखो V1 की जगह लिख दो 5 वोल्ट। कौन सी करंट चाहिए हमें? ये करंट हमसे पूछी है, तो इस करंट को हमने यहाँ क्या माना है? I2। तो I2 की वैल्यू देखो अपन ने क्या लिखी थी? V1 - 2 डिवाइड बाई 1। V1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली है, 5 वोल्ट आई है। तो I इज इक्वल्स टू हो गया V1 5 - 2 डिवाइड बाई 1, तो आंसर आ गया 5 - 2 करेंगे 3 एम्पियर इज द आंसर। इतने डिफिकल्ट सा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया, इसे कहते हैं नोडल। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं। अपनी स्टेप फर्स्ट क्या है? देखो स्टेप फर्स्ट इसमें रहेगी कि अपने को प्रिंसिपल नोड आइडेंटिफाई करने हैं। देखो ये नोड है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांचें मिल रही हैं, इसके लिए इसको कहेंगे सिंपल नोड, तो इसको अपने को नहीं लिखना है। ये नोड देखो यहाँ पर 3 ब्रांचें मिल रही हैं, 1 2 और 3। तो एक तो ये हो गया अपना
प्रिंसिपल नोड, इसको मान लिया, इसके वोल्टेज को अपन ने V1। ये वाला नोड देखो, इसमें भी 3 ब्रांचें हैं, 1 2 3, ये भी प्रिंसिपल नोड हो गया, इसके वोल्टेज को मान लिया हमने V2। ये सिंपल नोड है, 2 ही ब्रांचें मिलनी है तो इसको नहीं मानेंगे अपन। ये भी सिंपल है, 2 ब्रांचें मिली हैं, ये भी सिंपल है, इसमें 2 ब्रांचें मिली है। ये देखो यहाँ भी 3 ब्रांच मिल रही हैं और यहाँ पर भी 3 ब्रांच मिल रही हैं, ठीक है। यदि एक को मैं ग्राउंड कर दूं, इस पर वोल्टेज आ गया 0 वोल्ट, तो जब तक बीच में कोई एलिमेंट नहीं आएगा वोल्टेज सेम ही रहने वाला है। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो इस नोड को अपने को मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका वोल्टेज हमें पता है, ठीक है। वोल्टेज कितना होगा 0 वोल्ट। जब तक बीच में कोई एलिमेंट नहीं आता वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ तक 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन बीच में भी एलिमेंट आ गया तो इसके बाद थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ 2 नोड मिले हैं, प्रिंसिपल नोड, जिसके ऊपर केसीएल इक्वेशन लिखनी है, और एक को अपन ने क्या मान लिया है, रेफरेंस कहें या फिर कर दिया अपन ने को ग्राउंड, तो जिसका वोल्टेज हो गया 0 वोल्ट। तो इस नोड पर केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। करंट आउटगोइंग ही माननी है, एक करंट इधर निकल गई, एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि इस करंट की वैल्यू को निकालना है, ओके। ये अपने क्वेश्चन को दिया है। तो सबसे पहले इस नोड पर केसीएल लगाओ, करंट की वैल्यू लिख लो I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो इस पर केसीएल लगाया, ठीक है। तो करंट हो गई I1 आउटगोइंग प्लस I2, ये भी आउटगोइंग, प्लस I3 आउटगोइंग, बराबर इनकमिंग करंट कितनी है, यहाँ पर कोई नहीं है तो लिख देंगे 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, ओके। अब I1 की वैल्यू निकालो। इस ब्रांच में, इस पूरी यहाँ से और यहाँ तक सीरीज में करंट सेम ही होती है, करंट कितनी फ्लो होगी वो है I1। यहाँ वोल्टेज कितना है 0, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा 0, लेकिन यहाँ कितना होगा, ये 0, इसका लास्ट साइन क्या है, फर्स्ट पहले माइनस, लास्ट में क्या है प्लस, तो 0 प्लस 100, लास्ट वाला साइन लेते हैं। 0 प्लस 100 कितना आया 100, तो यहाँ भी 100, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना हो गया 100। ये वोल्टेज कितना है V1, अपन जो मानते हैं उसको मानते हैं भाई यही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये हो गया V1। ये वोल्टेज कितना आया 100 वोल्ट, तो इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया V1 माइनस 100, ये तो वोल्टेज हो गया। I इक्वल्स टू क्या होता है देखो V/R, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस हो गया V1 माइनस 100 और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, तो 10 का भाग दे देंगे, तो I1 की वैल्यू आ गई V1 माइनस 100 डिवाइड बाई 10 प्लस I2, इसमें जाने वाली करंट, ये 0, ये V1, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। I3 की वैल्यू निकालो, ये वोल्टेज V1 है, यहाँ हमने माना हुआ है वोल्टेज कितना है V2, तो V1 माइनस V2, वोल्टेज हो गया V1 माइनस V2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 0, ओके। सोल्व कर दो इसको, पहले 10 आ गया लघुत्तम LCM, एक बार मल्टीप्लाई होगा तो V1 माइनस 100 प्लस V1 माइनस 0 है तो इसको छोड़ दो, प्लस V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0। वज्र गुणा करेंगे इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो V1 1 2 और 3 V1 है तो 3V1 माइनस V2 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गई अपनी 3V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू, 100 को उधर लेके जाएंगे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 100। ये इक्वेशन नंबर होगी अपनी फर्स्ट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गई। अब सेम काम करना है अपने को V2 वाले नोड पर, यहाँ करना है। यहाँ भी 3 ब्रांचें हैं, 1 2 3। अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना है सर ये करंट तो मान चुके थे, ऐसा कुछ नहीं। हर नोड के ऊपर अपने को जितनी भी ब्रांचें सब में करंट बतानी है और सबको आउटगोइंग लेना है। तो इसमें देखो ये करंट गई, इसमें देखो ये करंट गई,
इसमें देखो ये करंट गई। अब पहले वाले नोड के बारे में सोचना ही नहीं है कि हमने कौन सी करंट मानी थी, कहाँ मानी थी, कुछ नहीं। अपने को सिंपल इस नोड से मतलब है एक करंट इधर गई, एक इधर गई और एक इधर गई, सबको आउटगोइंग लेना है। ओके, अब इनका नाम दे दो। I3 तक मान चुके थे, अब I4 से स्टार्ट कर दो। ये I4, ये I5 और ये I6। ठीक है, KCL अप्लाई करेंगे तो KCL क्या कहेगा, जाने वाली धाराओं का योग आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जाने वाली कितनी है, I4 प्लस I5 प्लस I6, और आने वाली कितनी है, कोई नहीं है, तो बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगेन KCL लगाएंगे तो हो जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो I4 की वैल्यू क्या होगी, कौन, अपन भी यहाँ I4 की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे कि I4 क्या होगी। तो देखो ये है I4 करंट। हायर वोल्टेज जो अपन जिस नोड के ऊपर काम कर रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा बड़ा वोल्टेज मानते हैं, V2 पर काम कर रहे हैं, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 10। हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होती है, तो इसको हायर मानेंगे तभी इधर से इधर करंट जाएगी। तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तो होगी I4 की वैल्यू। तो लिख दो I4 की वैल्यू, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 10 प्लस I5 की वैल्यू देखो ये वाली करंट, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, तो ये होगी अपने I5 की वैल्यू, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 10। I6 की देखो, I6 ये वोल्टेज सोर्स दिया है मैंने, अभी यहाँ करंट सोर्स नहीं दिया है। ठीक है ना, तो करंट सोर्स देते हैं तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू पता चल जाती है। या करंट सोर्स नहीं दिया, वोल्टेज सोर्स है। V2, अब देखो ये 0 है, यहाँ तक तो वोल्टेज रहेगा 0, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच में वोल्टेज सोर्स है, तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट साइन क्या है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, तो पहले माइनस आया, बाद में क्या है, प्लस आया है, तो प्लस करेंगे अपन, तो 0 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट। इस रजिस्टेंस पर देखना है, तो यहाँ 20 है, बीच में कोई रजिस्टेंस नहीं आया है, तो यहाँ तक भी 20 रहेगा। तो V2 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगी अपनी I6। तो V2 माइनस 20 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू, सॉरी, V2 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, रजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। देखो रजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो I6 की वैल्यू होगी V2 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करो, 10 वही सेम 10 LCM आ गया, तो V2 माइनस V1 प्लस V2 माइनस 20 इजकस टू 0, ये 10 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं, तो V2 देखो कितने हो गए, 1 2 3, तो 3V2 माइनस V1 1, ये तो माइनस V1 माइनस 20 इजकस टू 0, क्योंकि 10 को उधर वज्र गुणा कर देंगे तो 0 हो ही जाएगा। 3V2 माइनस V1 इजकस टू 20, ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ये देखो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, 3V1 माइनस V2 इजकस टू 100, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3V2 माइनस V1 इजकस टू 20। तो अब इक्वेशन सोल्व करना सीख लो, कैसे सोल्व करते हैं, किसी को नहीं आती तो इसको लिखो, फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो, 3V1 माइनस V2 इजकस टू 100, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को देखो, V1 के नीचे V1 लिखना है, तो V1 क्या है, माइनस का V1, तो इसको लिखो माइनस का V1। 3V2 प्लस का है, तो यहाँ लिख दो प्लस का 3V2, V2 के नीचे V2 लिखेंगे, इजकस टू 20। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर अपने सेकंड है, दोनों के एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब यदि इसको जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यदि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाना होता है तो साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये माइनस है, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस, और ये प्लस है तो इसका माइनस, लेकिन अब अपने को जोड़ने से काम चल जाएगा। ठीक है, एक को काटना है, या तो V1 को काटो आपस में, या V2 को काटो, है ना, कटने के बाद 0 बन जाना चाहिए। अब देखो यहाँ 3V1 है, ये V1 है, तो नहीं कटेगा, ये V2 है, 3V2, तो अपन एक को बराबर कर लें। तो एक को बराबर करने का तरीका ये है कि इसको तो 1 से गुणा कर दो और इसको कर दो 3 से गुणा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो, देखो क्या होगा। और ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, 3V1 माइनस V2 इज इक्वस टू 100। ठीक है,
ये तो फर्स्ट इक्वेशन, ये तो 1 से गुणा हुई तो सेम रहेगी, लेकिन दूसरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो तो माइनस का 3v1, ठीक है, 3 जा 9, तो प्लस का 9v2 बराबर 20 3 60। पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया, इक्वेशन नंबर अपनी 2 है। ठीक है, अब देखो जोड़ दो डायरेक्ट, 3v1 प्लस माइनस 3v1 करेंगे तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये देखो 9v2 माइनस का v2 है तो कितना बचा 8v2, इन दोनों को जोड़ा तो आया 8v2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, दोनों प्लस के हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 160, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 160 डिवाइड बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। हमें v1 की वैल्यू चाहिए ही नहीं, अदरवाइज v1 की वैल्यू चाहती तो v2 की वैल्यू यहाँ रख दो, कहीं कोई से भी रख दो, यहाँ रख दो v2 की वैल्यू, या यहाँ रख दो, जहाँ भी v2 की वैल्यू रखेंगे v1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से देख लो, यहाँ निकाल दो, v2 की वैल्यू रख दो, v1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। निकाल के दिखा देते हैं एक बार। देखो इस इक्वेशन में 3v1, इक्वेशन क्या थी अपनी 3v1 माइनस v2, तो v2 की वैल्यू 20 है, बराबर क्या दिया हुआ है 100, तो v1 की वैल्यू हो गई 3v1 की वैल्यू हो गई, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस 120, और इस 3 का यहाँ से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट। तो v1 की वैल्यू निकल के आ गई 40 वोल्ट, और v2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20 वोल्ट। तो यहाँ लिख दो, तो v1 की जगह तो लिख दो अपन 40 वोल्ट, और v2 की जगह लिख दिया अपन ने 20 वोल्ट। अपने से पूछा क्या है, इस करंट की वैल्यू इन्होंने अपने से पूछी थी। ठीक है, तो इस करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये I6 जो करंट मानी थी, यही देखो आउट गोइंग है, बाहर की तरफ जा रही, और जो पूछी है वो भी बाहर की तरफ ही जा रही, सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। तो I6 की वैल्यू देखो क्या थी, I6 V2 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, और जो I6 है वही I है, I6 जो अपन ने मानी थी उसी डायरेक्शन में आई है, सेम ही है I, तो I इक्वल्स टू हो गया V2 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, यही है। V2 की वैल्यू अपन ने आइडेंटिफाई कर ली है, 20 आई है, तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, तो 20 माइनस 20 कितना हो गया 0 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 0 एम्पियर। तो इसमें से जाने वाली करंट कितनी है 0 एम्पियर। अब देखो इस सर्किट की खासियत कि इस सर्किट के अंदर ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, लेकिन ना तो इसके अंदर करंट आ रही है ना यहाँ से करंट जा रही है, मतलब इस 20 वोल्ट का कोई यूज नहीं हो रहा है। कितना प्यारा सर्किट है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सुपर नोड के साथ। थैंक यू।